तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। ये ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप कमजोर दिल हैं तो आज के एपिसोड बिल्कुल मत देखें, और अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो अकेले देखने की गलती मत करें। रूम की लाइट बंद है तो ऑन कर लें और खिड़कियों के सामने पर्दे दे दें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये वाकया उबैद ने भेजा है, जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम उबैद है और मैं इस्लामाबाद से आपको अपना ही वाकया भेज रहा हूँ। मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले आपकी स्टोरी सुनता हूँ। सच बताऊँ तो मुझे लोगों के सच्चे वाकयात सुनकर बहुत मज़े की नींद आती है। अभी कुछ देर पहले यूट्यूब पर आपकी एपिसोड देखी तो सोचा कि अपना भी एक वाकया आपसे शेयर करूँ, जिसे सुनकर आपकी ऑडियंस वाकई खौफ में मुब्तला होगी। हम सब दोस्त मिलकर अक्सर घूमने फिरने निकल जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पहाड़ी इलाकों का ट्रिप किया जाए और कुदरत का भरपूर मजा लिया जाए, लेकिन इस बार हमारा ये ट्रिप बहुत ज़रूरी हो गया था। वो कहते हैं ना कि मच नीडेड, ये बात भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तब 2022 चल रहा था और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। हमारा एक दोस्त जो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में फ्रांस गया हुआ था, अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा था। एक रात जब हम कोयटा कैफे पर चाय पीने के लिए बैठे तो उसे हमने वीडियो कॉल पर लिया और ट्रिप प्लान करने लगे। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। हमारा प्लान था कि उसके आते ही कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। अभी ये बात ही चल रही थी कि हम में से एक दोस्त कहने लगा कि यार अब्बासी अपने चाचू से पूछ, अगर उनका फार्म हाउस अवेलेबल है तो वहीं चले जाते हैं। हमारा ये दोस्त जिसका नाम अली था, वो मरी का रहने वाला था, जिसे हम अब्बासी कहकर बुलाते थे। अली ने ये सुनते ही अपना फोन निकाला और साइड पर होकर अपने चाचू से बात करने लगा। जब उसकी बात मुकम्मल हुई तो आते साथ ही कहने लगा कि मैंने अपने चाचू से पूछ लिया है, अगले 2 हफ्ते वो पूरा फार्म हाउस खाली है। इससे पहले कि मेरे चाचू का बेटा उसे एयरबीएनबी पर लगाए, उससे पहले वो आते हैं। अगर अब तुम में से कोई ढीला पड़ा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम सब अपने काम वगैरह समेट लो। दानियाल के आते ही उसी वीक में किसी दिन निकल जाएंगे। दानियाल उसका नाम था जिसने फ्रांस से आना था। दानियाल वेडनेसडे को पाकिस्तान पहुंचा, फिर हमने फ्राइडे का दिन रखा क्योंकि वीकेंड था और जिस दोस्त की गाड़ी पर हमने जाना था वो गाड़ी फ्राइडे वाले दिन अवेलेबल थी। दानियाल ने पाकिस्तान पहुंचकर थोड़ा रेस्ट भी कर लिया और हम सब भी अपने अपने काम निपटा चुके थे। फ्राइडे की शाम को हमने इस सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैं, दानियाल, अली और मारिज, हम 4 दोस्त इस ट्रिप का हिस्सा थे। इस्लामाबाद से निकलते निकलते हमें काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि हमारा प्लान पूरी रात का था। हमने वहाँ बारबेक्यू के साथ साथ बॉनफायर करके जैम वगैरह भी करना था, क्योंकि हम सब दोस्तों को म्यूजिक से बहुत लगाव था। मगरिब का अंधेरा हो चुका था जब हम इस्लामाबाद से थोड़ा आगे बाराकाहू के एक इलाके में रुके। असल में वहाँ अली के चाचू हमारा इंतजार कर रहे थे, जिनसे हमने उस फार्म हाउस की चाबी लेनी थी। जब उन्होंने हमें चाबी दी तो कहने लगे कि वहाँ काफी टाइम से कोई नहीं गया। एक केयर टेकर होता था, लेकिन उससे भी अपने गाँव गए हुए 2 माह हो चुके हैं। ना तो वो दोबारा वापस आया और ना ही अब मेरे राब्ते में है। तुम लोग बस देख लेना, वहाँ थोड़ी सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। मैं खुद इतना मसरूफ रहा हूँ कि इन दिनों में मेरा भी चक्कर नहीं लग सका। इस पर हमने उन्हें बताया कि इसकी फिक्र मत करें आप, हम जवान लड़की हैं, कुछ ही देर में सफाई कर लेंगे। और वैसे भी हमने पूरी रात जागना है और इस सर्द रात का भरपूर मजा लेना है। वैसे भी इतने अरसे बाद हम इकट्ठे हुए हैं, अगर आज भी सो गए तो हमारे निकलने का क्या फायदा हुआ। जब हम वहाँ से जाने लगे तो मेरे दोस्त मारिज ने मुरव्वतन अली के चाचू से कहा कि अंकल आए ना आप भी हमारे साथ ही चलें, हम गोश्त को मसाला लगा कर ले जा रहे हैं, बारबेक्यू करेंगे और आग वाग भी जलाएंगे, आप भी हमारे साथ चलें, हम लड़कों की महफिल एंजॉय करें। ये बात जब अली के चाचू ने सुनी तो उनके चेहरे का रंग यकदम बदल गया और एकदम चौंक कर सवालिया अंदाज में बोले कि तुम लोग आग भी जलाओगे वहाँ पर। ये सुनकर तो एक बार हम सब दोस्त भी खामोश हो गए कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। इतने में दानियाल बोला कि आप फिक्र मत करें, हम जाते हुए सफाई करके जाएंगे। अली के चाचू ने कहा कि आग तो आजम भी जलाता था, ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपके आग जलाने से कोई एतराज है। लेकिन अली के चाचू अपना ये जुमला पूरा ना कर सके, फिर कहने लगे कि ठीक है आप लोग जाएं और इस सर्द रात को एंजॉय करें। वक्त से पहुंचे क्योंकि आसपास जंगलात हैं, जानवरों के साथ साथ वहाँ सेब वगैरह भी होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है।
मैं चाहता था कि आप सूरज गुरूब होने से पहले पहले वहां पहुंच जाओ, लेकिन आप सब ने आते आते देर कर दी। अब मजीद देर मत करो और वहां वक्त से पहुंचो। रिजवान भाई, जिस जगह वो फार्म हाउस था वहां तक गाड़ी नहीं जाती थी। ये फार्म हाउस मरी के इलाके में था, जहां पैदल पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग जाता था, और ये आधे घंटे का सफर घने जंगलात का था, जो ऊंचे ऊंचे चीड़ के दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ जाता था। मेरे उस दोस्त के चाचू ने हमें बताया था कि वो पैदल रास्ता बहुत खतरनाक है। उस रास्ते पर अगर कोई जंगलात में से तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारे तो उसकी तरफ मत जाना। खामोशी से अपना ये सफर तय करते रहना और उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो मत देना। जरा सा भी तुम्हारा ध्यान उस आवाज की तरफ गया तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और तुम सोचे समझे बगैर उस आवाज की सिमत बढ़ने लगोगे। फिर वो मखलूकात तुम्हें कहाँ ले जाएं तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि उस रास्ते पर अगर तुम्हें मैं भी नजर आऊं और तुम्हें अपनी तरफ बुलाऊं तो मत जाना, वरना भारी नुकसान उठाओगे। अब अंकल की ये बात सुनकर हम चारों खौफजदा हो चुके थे, जबकि अली के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इतना खौफजदा नहीं है। वैसे भी उसका गांव था और वो उस फार्म हाउस पर पहले कई बार आ चुका था, इसलिए थोड़ा आदी था। तब मारिज ने हमें बहुत कहा कि हम माल रोड चले जाते हैं, वहाँ कोई कमरा वगैरह बुक करवा लेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हम प्लान थोड़ा सा भी चेंज करते तो एंजॉय ना कर पाते। ना ही हम तन्हाई का मजा ले सकते, ना ही म्यूजिक का, और ना ही बॉनफायर और बारबेक्यू कर सकते थे। अली कहने लगा कि ये सब आम सी बातें हैं, हम लोग जरा यहाँ से फ्री हो जाएं, फिर तुम लोगों को वापस पहुंचकर अपने गांव की कहानियां सुनाऊंगा। तुम कहोगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब अली ने थोड़ा मजाहिया अंदाज में बोला था ताकि हमारा दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो सके। शाम के तकरीबन 7 बजे के करीब हम मरी के उस इलाके में पहुंच गए जहां वो फार्म हाउस था। हमने गाड़ी अली के ददियाल में खड़ी की और अपना सारा सामान उठाए उस पैदल रास्ते पर सफर करने लगे। हम लोग कतार बनाकर चल रहे थे। अली सबसे आगे था जबकि मैं सबसे आखिर में चल रहा था। उस रात अजीब सर्दी थी जो जिस्म में घुसे जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सर्दी जिस्म में कहाँ से घुस रही है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त और रात का सन्नाटा था। उन चीड़ के दरख्तों में जब ठंडी हवा का झोंका चलता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे ये दरख्त हमसे बात करना चाहते हैं। उस पैदल रास्ते के सफर का जब हमने आगाज किया तो मैंने इस बात को बकायदा महसूस किया जैसे हमारे इर्द गिर्द भीड़ मौजूद है। ऐसा लग रहा था जैसे हम जिन्नात की दुनिया में दाखिल हो रहे हों और वहाँ मौजूद जंगल की तमाम मखलूकात हमें बड़े गौर से देख रही हों। कहा जाता है कि जिन्नात हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जंगलात और ऐसी जगहें जहाँ इंसान का आना जाना ना हो वहाँ ऐसी चीजें शौक से रहती हैं। और इस बात को मैं महसूस कर पा रहा था कि हमारे बड़े जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरा दोस्त मारिद जो कि अपना गिटार साथ लाया था वो मैंने उठा रखा था। मेरे पास और भी सामान था, इसलिए मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन करके उसे जैकेट की फ्रंट पॉकेट में रखा था। इसी दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। उस वक्त खामोशी ही इतनी थी कि हम चारों दोस्तों के कदमों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कदम बढ़ाता रहा। मैं तेज कदम बढ़ाते हुए चल रहा था जब मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे गिटार के बैग को किसी ने पकड़कर पीछे की तरफ खींचा है। मुझे एकदम झटका लगा और मैं रुककर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया, इसलिए मैं फिर से चलने लगा। लेकिन कुछ कदम बाद फिर से मेरे साथ यही हुआ जैसे कोई गिटार के बैग को पीछे की तरफ खींच देता हो। मेरे जहन में फौरन अली के चाचू की बात याद आई, इसलिए मैंने इस बार भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने दोस्तों के करीब हो गया। कुछ ही देर चलने के बाद हमें वहाँ एक मर्द के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर हम चारों दोस्त अपनी जगह पर रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उस आवाज को सुनकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई 40-50 साल का मर्द रो रहा है। वो इतनी दर्द भरी आवाज से रो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सख्त सर्दी में हम चारों दोस्त कपकपा रहे थे और इधर उधर देख रहे थे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आती जा रही थी, लेकिन जो शख्स रो रहा था उसे हम देख नहीं पा रहे थे। इतने में अली बोला कि अल्लाह का नाम लो और यहाँ से फौरन निकलो। अब हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, ये कोई चोर डाकू भी हो सकता है। अली की ये बात सुनने के बाद हम फौरन तेज कदम बढ़ाते हुए अपने सफर को तय करने लगे, जो अब बहुत थोड़ा सा रह गया था। अली जान चुका था कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की दूसरी मखलूक की है। उसने चोर डाकू का जिक्र इसलिए किया था ताकि हमारा कुछ खौफ कम हो सके। अल्लाह अल्लाह करते हमारा ये सफर मुकम्मल हुआ और अब जब हमने सर उठाकर देखा तो सामने वो फार्म हाउस था जहां हमने वो रात गुजारनी थी।
उस फार्म हाउस के बारे में बताता चलूं कि ये फार्म हाउस अली के परदादा का बनाया हुआ था, जो उन्होंने उस दौर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद तामीर किया था। ये 19s के दौर का फार्म हाउस था, जिसके चारों अतराफ में घना जंगल और ऊंचे ऊंचे चीड़ के दरख्त थे। इससे पहले मैंने ऐसा फार्म हाउस मूवीज में देखा था और इस पर नजर पड़ते ही मुझे ब्रिटिश दौर की याद आ गई। उस फार्म हाउस से पुरस्कार वाइब जरूर आ रही थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वो इंतहाई खूबसूरत फार्म हाउस था, जिसके अंदर एक बड़ा लॉन मौजूद था। जब हम वहां पहुंचे तो उस जगह बिल्कुल अंधेरा था। इत्तेफाक से उन दिनों चांदनी रातें थीं और चांद की धीमी रोशनी में वो फार्म हाउस बहुत हसीन लग रहा था। जैसे ही हम कुछ करीब पहुंचे तो अब हम चारों दोस्त देखते हैं कि एक शख्स सामने लॉन में बैठकर अपना फोन यूज कर रहा है। जैसे ही उस शख्स ने हमें देखा, वो फौरन उठ खड़ा हुआ और उस फार्म हाउस के मेन डोर का ताला खोलने लगा। उसने ताला खोला और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उस फार्म हाउस का दरवाजा एक आम दरवाजे से कहीं बड़ा था, जो 2 पल्लों वाला था। ये बिल्कुल वैसा दरवाजा था जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, जो शीशम और दियार का बनाया जाता था। जैसा कि वो दरवाजा बहुत भारी था, जब उस शख्स ने वो दरवाजा खोला तो उसके खुलने की आवाज हमारे कानों तक सुनाई दी। वो शख्स फार्म हाउस के अंदर पहुंचकर उसकी सारी लाइट्स ऑन कर चुका था, यहाँ तक कि उसने लॉन की लाइट भी ऑन कर दी थी। ये बात हमें बहुत अजीब लगी कि ये शख्स यहाँ तक कैसे आया और इसे चाबी किसने दी, जबकि अली के चाचू ने बताया भी था कि ये जगह पिछले 2 महीने से बंद है और केयर टेकर भी जा चुका है, जिससे उनका कोई राब्ता नहीं है। इतने में अली बोला कि आओ आओ, ये आजम है, इस फार्म हाउस का केयर टेकर। मुझे लगता है कि ये मुजफ्फराबाद से अभी पहुंचा होगा, बड़े मजे का बंदा है, तुम लोगों से भी मिलवाता हूँ। हम बाकी दोस्त जो उसे देखकर डर गए थे, अली की यह बात सुनकर कुछ नॉर्मल हो गए। जब हम चारों उस फार्म हाउस के मेन डोर पर पहुंचे तो यकीन जाने हमारे होश उड़ गए, क्योंकि फार्म हाउस के मेन डोर पर वैसे ही ताला लगा था जैसे लगाया गया था। जब उस ताले पर हमारी नजर पड़ी तो वो जंग आलूद ताला था जो मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ था। ये देखते ही मारिज फौरन बोल पड़ा कि अली यार, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इतने इशारे काफी नहीं है क्या? मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि कहीं और चलते हैं, लेकिन तुमने तो अपना शौक पूरा करना था। लो कर लो बैठकर अपना शौक पूरा, यहाँ पर मजीद नहीं रुका जा सकता। मैं जा रहा हूँ वापस, जिसने मेरे साथ चलना वो आ सकता है। अली के तो वैसे भी रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, इसे यहीं छोड़ दो। रिजवान भाई मारिद की ये बात जैसे ही मुकम्मल हुई, उसे किसी अनदेखे वजूद ने जोर से थप्पड़ रसीद किया। वो थप्पड़ किसी ने इतनी ताकत के साथ मारा था कि एक बार वो हिलकर रह गया। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या है। हमें थप्पड़ लगने की आवाज तो जरूर सुनाई दी, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने चेहरे पर मफलर लपेट रखा था, वरना जिस ताकत के साथ वो थप्पड़ मारा गया था उसका निशान इतनी आसानी से नहीं जाना था। हम सब मिलकर मारिज को संभालने लगे, क्योंकि उसकी तबीयत अजीब हो रही थी, उससे चक्कर आने लगे थे। इसी दौरान हमें किसी मर्द की भारी आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि जब जाना ही था तो फिर आए क्यों? उफ, इस आवाज से मालूम होता था जैसे कोई हमारे बहुत करीब खड़ा है, जिसे हम पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस आवाज में एक पुरस्कार गरज थी। अब मामलात मजीद बिगड़ चुके थे। अब हमारा वहां से जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अली ने जल्दी जल्दी ताला खोला और हम सब उस फार्म हाउस के अंदर आ गए और उस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया। मैं, अली, मारिज और दानियाल, हम चारों एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। हमें वहां पहुंचे हुए 1 घंटा गुजर चुका था, जिसमें हम चारों ने आपस में कोई बातचीत भी नहीं की थी। इतने में अली उठ खड़ा हुआ और एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोला कि यार यहाँ आ जाओ, ये कमरा बाकी कमरों से गर्म है, यहाँ कुछ देर आराम करते हैं। अब आ ही गए हैं तो शुगल मेला लगाते हैं। जो कुछ हुआ उसे जहन पर सवार नहीं करो, अब यहाँ कोई नहीं आता। अगर यहाँ भी कुछ होता तो तुम्हें मेरे चाचू जरूर बताते। जब वो जंगल के रास्ते के बारे में बता सकते हैं तो ये बात छुपाने से उन्हें क्या मिलना था? रिजवान भाई, एक बहुत अजीब बात ये सामने आई कि अली के चाचू ने बताया था कि फार्म हाउस में 2 माह से कोई नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी हालत अंदर से खराब होगी। लेकिन यहाँ के मनाजिर देखकर मालूम होता था जैसे यहाँ कोई रहता है। उसका फर्श ऐसे चमक रहा था जैसे 1 घंटा पहले यहाँ किसी ने पोछा लगाया हो। जब उस कमरे में हम दाखिल हुए तो सामने लगे बेड पर बेडशीट ऐसे बिछाई गई थी जैसे किसी 5 स्टार होटल में बिछाई जाती है। यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि वो बेडशीट सफ़ेद रंग की थी, जो बिल्कुल नई मालूम होती थी। अब ये कैसे मुमकिन है, ये तो सुनने वाले ही बताएंगे। खैर, वहाँ जब हम अपना सामान रखने लगे तो सामने टेबल पर एक ट्रे मौजूद था जिसमें 4 चाय के प्याले थे। अली ने मुझे बेदहानी में कहा कि यार ये पता नहीं कब से पड़े होंगे, तुम ऐसा करो इसे किचन में रखाओ,
بعد में इस चाय को किसी क्यारी में गिरा देंगे। मैं वो ट्रे उठाकर जब किचन में पहुंचा और जैसे ही मैंने पहला प्याला उठाया तो वो प्याला इतना गर्म था कि मेरा हाथ जलने लगा। गौर करने पर मालूम हुआ कि उन चारों प्यालों में ताज़ा चाय है, जैसे किसी ने ठीक अभी इन प्यालों में डाल कर रखी हो। मैं उस ट्रे को किचन में सेट कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी तो मैं देखता हूँ कि बाहर एक शख्स खड़ा है। उस शख्स का चेहरा जंगल की जानिब था, जो गर्म चादर ओढ़े था। मैं सब कुछ छोड़कर उस शख्स को देखकर सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे शक पड़ रहा था कि ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले लॉन में हमारा इंतजार कर रहा था, जो अचानक गायब हो गया था। रिजवान भाई, वो शख्स अचानक पीछे मुड़ा और मेरी आंखों में आंखें डालता हुआ मेरी सिमत भागने लगा। उस शख्स का चेहरा इंतहाई खौफनाक था और उसका नाक भी नहीं था। वो बगैर नाक के शख्स था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो किचन की खिड़की से अंदर आता, मैं फौरन भागकर वापस अपने कमरे में चला गया। अब जब वहां पहुंचा तो देखता हूँ वहां ना तो अली मौजूद है और ना ही दानियाल। वहां सिर्फ मारिज मौजूद था, जो बेड पर कच्ची नींद सो रहा था। मैं इतना खौफजदा हो चुका था कि मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मारिज को जगाना मैंने बेहतर नहीं समझा, क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। उसे कुछ देर आराम की जरूरत थी। इसलिए मैं भी मारिज के साथ बेड पर लेट गया और ब्लैंकेट में घुसकर अपना फोन यूज करने लगा। जब कुछ देर गुजरी तो मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई लंबे लंबे सांस ले रहा हो। जब मैंने मारिज को देखा तो वो नींद की हालत में था, लेकिन सांस की आवाज अब भी आ रही थी। ये आवाज बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई मीलों भागने के बाद हमारे कमरे में आराम करने आया हो। मैंने उठकर पूरा कमरा देखा, यहाँ तक कि कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। अब जब मैं दोबारा अपने बिस्तर पर लेटा तो सोचा कि पता करता हूँ कि अली और दानियाल कहाँ हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि बताए बगैर हमें अकेला छोड़कर कहीं भी चले जाएं। मैंने उन्हें कॉल की तो सिग्नल्स इतने वीक थे कि उनका फोन नहीं लग रहा था। इसी दौरान जब मेरी नजर उस कमरे की खिड़की पर पड़ी तो उस पर्दे के दरमियान मुझे इतना खौफनाक चेहरा दिखा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उस खिड़की के बाहर कोई मौजूद था जो काफी देर से मुझे बड़े गौर से देख रहा था। ये सांस लेने की आवाज भी उसी की थी, जो एक जगह पर टिक कर मुझे देखे जा रहा था। रिजवान भाई, जब मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ तो एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी मुमकिन है। मैं उसे देखकर सकते की हालत में चला गया था, लेकिन वो खिड़की के पीछे खड़ा वजूद अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। इसके बाद उस वजूद ने अल्लाह जाने क्या करना था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये भी कमरे में घुस आएगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त दानियाल और अली कमरे में दाखिल हुए। उनको देखते ही मैं ऊंची आवाज में बोलने लगा कि यार, खिड़की के पीछे कोई है। मैं कह रहा हूँ खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। ये सुनते ही वो अपनी मौज मस्ती में खिड़की के पास गए और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगे, लेकिन जो वजूद खिड़की के बाहर था अब वो वहां से गायब हो चुका था। अली, जो कि उस वक्त पूरी मौज मस्ती के मूड में था, कहने लगा कि चलो छोड़ो इन बातों को, मारिज को उठाओ, बाहर लॉन में हमने सारा सेटअप कर दिया है, लकड़ियां भी जमा कर ली हैं और जो कोयले लाए थे वो भी अंगीठी में डाल दिए हैं। अब सिर्फ आग जलाना बाकी है। म्यूजिक वगैरह करते हैं और साथ साथ बारबेक्यू का मजा लेते हैं। उस वक्त दिल चाह रहा था कि बस यहीं लेटे रहें और जब सुबह की रोशनी हो वापस अपने घर चले जाएं, लेकिन क्या करते, इतनी मुश्किल से वक्त निकाल कर इतना लंबा सफर तय करके आए थे और हम चारों का भूख से बुरा हाल था। फिर हम चारों लॉन में आ गए, जहां दानियाल और अली ने पहले से इंतजाम कर रखा था। जब आग जलाने की बारी आई तो मैं और अली मिलकर आग जलाने लगे। मारिज अपना गिटार सेट कर रहा था, जबकि दानियाल अंदर से टेबल लेने गया था जिस पर हमने खाने का सामान रखना था। उन कोयलों पर कुछ पुरानी अखबार रखकर हम आग जला रहे थे। अब जैसे ही अली ने लाइटर ऑन किया तो अंदर से दानियाल भागा भागा बाहर आया और कहने लगा कि आग मत जलाना, वरना आज तुम सबकी खैर नहीं है। अली ने ये कहते हुए आग जला दी कि अगर अभी हमारे पेट में कुछ ना गया तो वैसे भी हमारी खैर नहीं है, हम लोग भूख से मर जाएंगे। अली ने आग जलाई और कुछ ही पल में एक बड़ी आग भड़क उठी। दानियाल, जो कि अंदर से टेबल लेने गया था, खामोशी से कुर्सी पर बैठकर उस आग को देखने लगा। उस आग की रोशनी में जब हमारी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें लाल सुर्ख मालूम हो रही थीं और उसका चेहरा भी कुछ अजीब लग रहा था। मारिज गिटार सेट करते हुए बोला कि ओए, तू तो टेबल लेने गया था ना, वो किधर है? ये गोश्त वाले बर्तन तेरे सर पर रखेंगे, जाके अंदर से टेबल लेकर आ। रिजवान भाई, दानियाल ये सुनते ही फौरन अपनी जगह से उठा और चीखता हुआ उस सुनसान जंगल की तरफ भाग पड़ा। वो इतनी तेजी से भागा कि हमें उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला। मैं, अली और मारिज तीनों मिलकर उसे आवाजें दे रहे थे कि दानियाल, ऐसा मजाक मत कर, हम पहले ही अंदर से खौफजदा हैं,
तेरे मजाक के चक्कर में कोई बड़ा मसला बन जाएगा, प्लीज वापस आ, ये काम मत कर। लेकिन दानियाल ने हमारी एक ना सुनी। वो सुनसान जंगल में गुम हो गया, यहाँ तक कि हमारी नजरों से भी ओझल हो गया। हम तीनों परेशानी की हालत में उठ खड़े हुए और दानियाल के पीछे जाने लगे। जब हम लॉन से निकलकर थोड़ा बाहर आए तो हमें एक आवाज सुनाई दी, ओए पागलों, किधर जा रहे हो? अब जब हम पीछे मुड़े तो देखते हैं कि सामने दानियाल टेबल उठाए खड़ा है और हमें बहुत हैरानगी के साथ देख रहा है। उसे देखकर तो हम भी बहुत हैरान हुए। हमारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। इतने में मारिज बोला कि दानियाल, तू यहाँ से कैसे आया? जिस पर दानियाल ने कहा कि और मैंने कहाँ से आना था। अल्लाह अकबर, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटा और दानियाल को लेकर वापस कमरे में आ गए। वहां पहुंचकर हमने उसे सारा माजरा सुनाया, जिसके बाद हमें अंदाजा हो गया कि यहाँ अब हम आग नहीं जला सकते। अगर इतनी सी आग जलाने पर यहाँ पर रहने वाली मखलूकात का ये रिएक्शन था तो अल्लाह जाने वो बोनफायर पर हमारा क्या हाल करती। अब रात के 1 बज चुके थे। हम चारों का भूख से बुरा हाल था। इतना लंबा सफर तय करने के बाद हमारे जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी थी। जो स्नैक्स हम लाए थे वो भी खा चुके थे। अब क्या करें, रात भी बाकी है और खाली पेट गुजारा भी नहीं हो रहा। तब अली के दिमाग में एक आइडिया आया। वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरे पास इसका हल है। किचन में सिलेंडर मौजूद है। हम ऐसा करते हैं कि सीखों को चूल्हे पर बना लेते हैं। वैसे भी गुजारा ही करना है ना, तो ऐसे हमारा गुजारा हो जाएगा। वो वाला मज़ा तो नहीं होगा, लेकिन मजबूरी है तो ये भी चलेगा। उस वक्त हमारी हालतें ऐसी हो रही थीं कि हमें कच्चा गोश्त भी खिलाया जाता तो हम खा लेते, क्योंकि हम शदीद भूखे थे। किचन में गोश्त ले जाने के लिए अब जब बर्तन उठाया गया तो वो बर्तन हमें बहुत हल्का महसूस हुआ, जो काफ़ी आसानी से उठ गया। जब उस बर्तन का ढक्कन हटाकर देखा गया तो वहाँ गोश्त का नामो निशान तक नहीं था। उस बर्तन को जब हम बाहर लॉन में लेकर गए थे तो वो काफ़ी भारी था, जिसमें 5 से 6 किलो गोश्त मौजूद था। लेकिन अब वही बर्तन खाली था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसमें कभी कुछ था ही नहीं। हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम इस बारे में कोई बहस करते। हम सब जान गए थे कि वहाँ रहने वाली मखलूकात वो सारा गोश्त खा गई हैं। अब सुबह होने तक हमें खाली पेट गुजारा करना था। जिस्म में कमज़ोरी होने की वजह से ना तो हम कोई एक्टिविटी कर पा रहे थे और ना ही आपस में बात करके अब अच्छा लग रहा था। दानियाल और मारिज बेड पर लेट चुके थे, जबकि मैं और अली कारपेट पर मैट्रेस डालकर खामोशी से छत की तरफ देख रहे थे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हमारे कानों में एक आवाज़ सुनाई देने लगी। ये किसी के कदमों की आवाज़ थी जो बहुत ज़्यादा भारी थी। वो आवाज़ हमें पहले बहुत दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके हर बढ़ते हुए कदम के साथ ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई हमारे करीब आ रहा है। मैं जो कि उस कदमों की आवाज़ पर गौर किए छत की तरफ देख रहा था, मुझे अली ने कोनी मारकर धीमी आवाज़ में कहा कि उबैद, हमारे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। जब मैंने वहां नजर घुमाई तो दरवाजे के नीचे छोटे से गैप में मुझे पाँव नजर आए। वो पाँव बज़ाहिर तो इंसानी पाँव से मुशाबहत रखते थे, लेकिन उनका साइज एक आम इंसानी पाँव से कहीं बड़ा था। अली ने मुझे खामोशी इख्तियार करने का कहा और मेरे कान में धीमी आवाज में कहने लगा कि जैसे लेटे हो खामोशी से लेटे रहो, कोई हिलजुल हुई तो मसला बढ़ सकता है। मारिज और दानियाल की आंख लग चुकी थी। उस वक्त सिर्फ मैं और अली ही जाग रहे थे। रिजवान भाई उस वक्त जो हमारी कैफियत थी उसे लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल होगा। मैं और अली आंखें बंद किए लेटे रहे, यहाँ तक कि हमें मजीद 2 घंटे गुजर गए। इस दौरान हमें ऐसा भी लगा जैसे कोई खिड़की से बार बार कमरे में झांकता है, जबकि इसके अलावा उस पूरे फार्म हाउस में ऐसा लग रहा था जैसे लोगों की चहल पहल हो रही हो। ये चहल पहल लोगों की नहीं, वहाँ रहने वाली मखलूकात की थी जो कई सालों से वहाँ रह रही थी। मारिज और दानियाल सो चुके थे। अब जब मैंने आंखें खोलकर दरवाजे के नीचे देखा तो जो मखलूक वहाँ मौजूद थी अब वो जा चुकी थी। मैं अली से मुखातिब हुआ तो देखता हूँ कि अब अली भी सो चुका है। फिर मैंने भी अपने मुंह पर ब्लैंकेट डाला और सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ मैं अकेला जाग रहा था, बाकी सब सो चुके थे। रिजवान भाई, जब तक मेरी आंख नहीं लगी मुझे वहाँ बहुत कुछ महसूस हुआ। कभी हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगती और कभी ऐसा महसूस होता जैसे हमारी खिड़की के बाहर छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हों। इसके बाद मुझे कब नींद आई मुझे खुद भी याद नहीं। फिर हमारी जब आंख खुली तब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं और आसपास जंगलात में रहने वाले परिंदे भी शोर मचा रहे थे। नींद से जागने के बाद हम चारों दोस्तों ने वहां से फौरी निकलने का इरादा किया। पूरी रात भूखा रहने की वजह से हमारे जिस्म में शदीद कमजोरी हो चुकी थी। वहां से निकलने के बाद जब हम उस दरवाजे पर ताला लगा रहे थे तो हमें एक शख्स अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो काफी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था।
जब अली ने उसकी जानिब देखा तो कहने लगा कि अरे आजम, तुम किधर थे यार, और इतने अरसे से कहाँ गायब हो? जिस पर आजम ने बताया कि मैं बिल्कुल अभी पहुंचा हूँ, तुम्हारे चाचू से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि तुम लोग यहाँ हो। असल में घर पर कुछ मामलात थे, मैं वो हल करने गया था, लेकिन अब लौट आया हूँ। फिर अली ने उस आजम नामी शख्स से हमें भी मिलवाया और बताया कि ये सब मेरे दोस्त हैं। हमारी तबीयतें तब ऐसी नहीं थी कि हम उससे ज्यादा देर गुफ्तगू कर सकते। हमने उसे इजाजत ली और बताया कि हम बहुत थके हुए हैं और घर जाकर आराम करना चाहते हैं। इसके बाद हम वहां से निकलकर मरी में एक जगह नाश्ता करने गए। नाश्ता करने के बाद फौरन गाड़ी में बैठे और इस्लामाबाद पहुंच गए। हम सब अपने अपने घर आ चुके थे। घर आने के बाद हम चारों दोस्तों को कई दिन तक बुखार रहा। इस वाक़े को काफी दिन गुजर गए थे। इस अरसे में हमारी आपस में कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। इसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो अली ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम सब पर खौफतारी हो गया। अली ने बताया कि वो आजम नामी शख्स जो उस फार्म हाउस का केयर टेकर था, आज से 2 महीना पहले इंतकाल कर गया था। ये बात कुछ ही रोज पहले मेरे चाचू को पता चली है, जो मुजफ्फराबाद जाकर उसके घर अफसोस करके आए हैं। ये वही आजम था जो हमें उस फार्म हाउस पर मिला था। वो शख्स हमें तब भी दिखा था जब उस रात हम वहाँ पहुंचे थे, और फिर वही शख्स दिन की रोशनी में भी सामने आया, जिसने बकायदा हमसे मुलाकात की। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उस शख्स को इस दुनिया से रुखसत हुए 2 माह का अरसा गुजर चुका था। रिजवान भाई, वो रात हमारे लिए बहुत सख्त रात थी। वो फार्म हाउस इतना पुरस्कार था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो जगह ज्यादातर बंद ही रहती थी। वहाँ आजम की ड्यूटी होती थी, लेकिन वो हफ्ता हफ्ता अपने गाँव में गुजारता और यहाँ आकर सफाई वगैरह कर दिया करता। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबकि मेरा दोस्त मारिज, वो तो आज भी नींद में अक्सर डर जाता है। बताता है कि मुझे हफ्ते में एक बार ये ख्वाब जरूर आता है कि मैं उस फार्म हाउस के अंदर अकेला हूँ, रात का वक्त है और सामने एक बहुत अजीब सी मखलूक मुझे देखकर हंस रही है। ये मेरी कहानी थी, ऐसी कहानी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं उबैद का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी ये स्टोरी हम तक पहुंचाई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है। आपका लाइक और कमेंट मेरी हौसला अफजाई है, जिससे मेरा मजीद अच्छा काम करने का दिल चाहता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।